स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रिच एमपीज ऑफ पुअर इंडिया। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। हमारे देश में आए दिन किसी न किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी MP या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी MLA के घर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED द्वारा रेड की खबर आती रहती है। पिछले दिनों ही 17 अक्टूबर 2022 को तेलंगाना की TRS पार्टी के लोकसभा सांसद नमा नागेश्वर राव के घर ED की रेड पड़ी थी। ED ने इनके घर से 80.65 करोड़ रुपीस जब्त किए थे। डेली ऐसी न्यूज सुनकर आप सभी के दिमाग में यह जरूर आता होगा कि MPs के पास आखिर इतना पैसा आता कहां से है और इनकी टोटल सैलरी कितनी है। दोस्तों, ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि यहाँ का वोट देने वाला आम मतदाता यानी आम आदमी दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, जबकि गरीब वोटर्स के वोटों से जीतने वाला जनप्रतिनिधि यानी देश का सांसद तेजी से अमीर बनता जा रहा है। MPs को मिलने वाली फैसिलिटीज इस अमीरी गरीबी की खाई को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। आपको बता दें कि MPs को मिलने वाली फैसिलिटीज को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गरीब भारत के अमीर MPs के बारे में। इसके साथ ही जानेंगे कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा MPs को किस तरह के प्रिविलेज दिए गए हैं। साथ ही जानेंगे इन्हें मिलने वाली सैलरीज, अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, भारत में आज भी 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। आजादी के समय देश की 80% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। हालांकि आज ये प्रतिशत घटकर सिर्फ 22 ही रह गया है, लेकिन संख्या के तौर पर यानी हेडकाउंट की बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आता। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो आदमी एक दिन में सिर्फ $1.9 तक कमाता है उसे गरीब माना गया है। डॉलर के संदर्भ में यह गरीबी का एक पैमाना हो सकता है, लेकिन भारत के रुपए के हिसाब से देखा जाए तो भारत की गरीबी इससे भी बदतर है। भारत में जहां एक गरीब व्यक्ति 2 वक्त की रोटी के बारे में ही सोचता रहता है, वहीं भारत के MPs को अलग से फूड अलाउंस जैसी फैसिलिटीज मिलती हैं। एक इंसान को डेली खाने के लिए कम से कम 100 रुपए चाहिए होते हैं, लेकिन भारत में एक गरीब की एवरेज इनकम 53 से 54 रुपए है। देश में आज जो लोग गरीब हैं उनमें ज्यादातर किसान या मजदूर वर्ग को ही बिलोंग करते हैं। देखा जाए तो भारत का एक बड़ा तबका आज गरीबी के मार झेल रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस गरीब भारत के MPs बहुत अमीर हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के मुताबिक 17th लोकसभा में चुने गए सभी MPs में से 475 यानी लगभग 88% करोड़पति हैं। इतने MPs करोड़पति हैं। अब यूं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन MPs और आम लोगों के बीच अमीरी गरीबी का एक बड़ा अंतर है। ये बात थोड़ा परेशान करती है। IMF के डेटा के अनुसार भारत में जहां पर कैपिटा इनकम 1.43 लाख रुपीस है और जहां लगभग 95% फैमिलीज 8 लाख रुपए से कम कमाती हैं, वहां कोई कैसे 88% MPs के करोड़पति होने को उचित ठहराए। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर MPs इतने अमीर कैसे हैं? क्या उनकी सैलरी इतनी ज्यादा है या वजह कुछ और है? तो दोस्तों, वैसे तो MPs के अमीर होने के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। शायद सभी MPs का अपना एक अलग कारण भी हो। कहने का मतलब है कोई खानदानी रईस हो सकता है, या हो सकता है किसी का बिजनेस वेंचर करोड़ का टर्नओवर दे रहा हो। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर MPs के अमीर होने की बात करें तो कुछ कॉमन फैक्टर्स तो जरूर होने चाहिए, और इनमें से एक कॉमन फैक्टर है इन्हें मिलने वाले पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो आइए जानते हैं कि आखिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या हैं और इनके तहत क्या बेनिफिट्स MPs को मिलते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से हमारा मतलब उन स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज और एग्जेम्पशन से है जो पार्लियामेंट के दोनों सदनों और उनकी कमेटी के मेंबर्स को मिलते हैं। ये प्रिविलेजेस इनके कार्यों की इंडिपेंडेंस और इफेक्टिवनेस के लिए जरूरी माने गए हैं। इसके तहत MPs को बोलने की आजादी से लेकर अरेस्ट तक में छूट दी गई है। वहीं हर 10 साल में इनकी इनकम बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, इन्हें अपनी इनकम पर कोई टैक्स भी नहीं देना होता। जी हां, MPs को इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन मिला हुआ है। इसके अलावा इन्हें बहुत तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिसमें हेल्थ अलाउंस से लेकर ट्रैवल अलाउंस और अकोमोडेशन तक की सुविधाएं शामिल हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 105(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है,
यानी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के दौरान किसी आर्ग्यूमेंट में एमपीज अगर कुछ गलत बोल देते हैं तो उन पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो वो अपना काम बिना किसी प्रेशर के कर सकें, इसीलिए उन्हें सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी से छूट दी गई है। इसके साथ ही अपनी प्रोसीडिंग्स के पब्लिकेशंस पर रोक लगाने का राइट भी पार्लियामेंट के पास है। यहां आपको बता दें कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश सिस्टम से लिया गया है। दरअसल जब कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया जा रहा था तब अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और साथ ही डॉक्टर अंबेडकर, इन दोनों का ही मानना था कि पार्लियामेंट के मेंबर्स को कुछ प्रिविलेजेस देने जरूरी हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास इतना वक्त नहीं था कि वो प्रिविलेजेस की एक फेयर लिस्ट तैयार कर सके। इसीलिए उस समय इसे ब्रिटिश सिस्टम पर ही बेस किया गया। साथ ही ये डिसाइड हुआ कि आगे चलकर जैसे जैसे पार्लियामेंट को लगेगा वो एक एक्ट के थ्रू प्रिविलेजेस को कोडिफाई कर देगी। दोस्तों, हम यहां बता दें कि आज भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कोडिफाइड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन तो जरूर किया गया है, लेकिन इनसे रिलेटेड किसी तरह का लॉ पार्लियामेंट द्वारा नहीं बनाया गया है। बहुत बार इन प्रिविलेजेस का मिसयूज भी देखा जाता है। जैसे किसी जर्नलिस्ट ने किसी पार्लियामेंटेरियन को लेकर कुछ पब्लिश कर दिया तो उन्हें इस प्रिविलेज के तहत पार्लियामेंट में समन कर लिया जाता है। इस तरह से हमने कर्नाटका असेंबली का केस देखा, जहां असेंबली ने 2 जर्नलिस्ट्स को प्रिविलेजेस के ब्रीच को दोषी मानते हुए जेल सेंटेंस तक सुना दिया। वहीं ओडिशा असेंबली द्वारा एक कार्टूनिस्ट को समन किया गया, जिसे अपने कार्टून के लिए अपॉलॉजी ड्रॉ करनी पड़ी। यानी कहीं ना कहीं आर्टिस्ट्स के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की शील्ड से हैम्पर किया गया। ये तो बात हुई पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की, जो एमपीज को काफी पावरफुल बना देती है। अब जानते हैं उस वजह के बारे में जो इस गरीबी और अमीरी का सबसे बड़ा कारण है, और वो है इन्हें मिलने वाली सैलरीज, अलाउंसेस और पेंशन। तो सवाल यह है कि क्या आप नेताजी यानी एमपीज की सैलरी जानते हैं? अगर नहीं तो ये जानकारी आपको हैरान कर देगी। सैलरी एंड फैसिलिटीज फॉर एमपीज। हमने आपको ये तो बताया कि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम 1 लाख रुपए है, लेकिन अगर हम एमपीज की सैलरी देखें तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के तहत एक एमपी को हर मंथ 70,000 फिक्स्ड सैलरी मिलती है। ये अमाउंट पहले 1 लाख था, जिसे कोविड पैंडेमिक को देखते हुए 2020 में कम करके इतना कर दिया गया है। वहीं बात करेंगे अगर अलाउंस की, तो एमपीज को डेली बेसिस पर 2,000 रुपए का अलाउंस भी मिलता है, हर उस दिन के लिए जब वो पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करते हैं या पार्लियामेंट की किसी भी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग अटेंड करते हैं। यह अलाउंस सिर्फ उन एमपीज को मिलता है जो कंसर्न्ड हाउस के सेक्रेटेरिएट द्वारा मेंटेन किए गए रजिस्टर पर सिग्नेचर के थ्रू अपनी अटेंडेंस दर्ज कराते हैं। दोस्तों, हमारे देश में एमपीज बहुत लकी हैं कि उन्हें सैलरी के अलावा पॉकेट मनी भी मिलता है। एक और मजे की बात यह है कि नेताजी को सैलरी से ज्यादा अमाउंट के तो अलाउंसेस मिल जाते हैं। इन अलाउंसेस की लिस्ट काफी लंबी है। इसमें 3,80,000 रुपए के एनुअल अरियर्स, 4,08,000 रुपए के एनुअल एयर ट्रैवल अलाउंस, 5,000 रुपए रेल ट्रैवल अलाउंस, 4,000 रुपए वाटर अलाउंस, 4,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस जैसे बहुत से अलाउंस शामिल हैं। एक एमपी को अपार्ट फ्रॉम द सैलरी करीब 1,51,833 रुपए पर मंथ अलाउंस के रूप में मिलता है। इसके अलावा एक और चीज है जो पार्लियामेंटेरियंस को मिलती है, और वो है चुनने के ऑप्शंस। जी हां, पार्लियामेंट मेन्यू के 24 लंच आइटम्स और 18 स्नैक्स और स्वीट में से ये कुछ भी चुन सकते हैं, वो भी हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स पर। अब जब हम अपने एमपीज द्वारा एंजॉय किए जाने वाले पर्क्स और फैसिलिटीज के बारे में जान चुके हैं, तो आइए बात करते हैं उस बारे में जो हमें ज्यादा सीधे तौर पर इफेक्ट करती है, यानी कि हमारे ऊपर खर्च करने के लिए एमपीज को दिए जाने वाला फंड, जो एमपी लैड स्कीम के तहत उन्हें दिया जाता है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट यानी एमपी लैड स्कीम एमपीज को अलाउ करती है कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 5 करोड़ रुपए तक का काम सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि राज्यसभा मेंबर किसी एक कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो वो स्टेट के किसी भी एक या उससे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स देश के किसी भी स्टेट में एक या एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट में वेलफेयर वर्क रेकमेंड कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वो नोडल मिनिस्ट्री है जो इस स्कीम के सुपरविजन और मॉनिटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्कीम रेकमेंड करती है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इस प्रोग्राम के लिए प्रिफर्ड इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के तौर पर चुने जाने चाहिए।
लेकिन अक्सर देखा गया है कि इस स्कीम के फंड्स का सही यूटिलाइजेशन नहीं होता। इसमें मिस एलोकेशन से लेकर कई तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस की रिपोर्ट आए दिन सामने आती रहती है। तो दोस्तों, हमें बजाय सिर्फ एमपीज चुनने के इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने डेवलपमेंट के लिए मिलने वाले एमपीज फंड का सही से इस्तेमाल किया है या नहीं। ये तो बात हुई टेन्योर के दौरान एमपीज को मिलने वाली सैलरी, अलाउंसेस और फंड्स की। लेकिन क्या आपको पता है कि एमपीज को कई तरह के पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं? आइए जानते हैं उनके बारे में। पोस्ट रिटायरमेंट पर्क्स। दोस्तों, साल 2003 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए पेंशन सिस्टम को खत्म कर दिया गया। यानी कि 2004 के बाद जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्ट हुए, उन्हें पहले की तरह गवर्नमेंट की तरफ से हाफ सैलरी पेंशन के रूप में नहीं दी जाती। लेकिन ये बात हमारे एमपीज पर लागू नहीं होती। साल 2010 में हुए अमेंडमेंट के अनुसार एमपीज को उनके पार्लियामेंट्री टेन्योर खत्म होने पर 20,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिलती है, और जिस एमपी ने पार्लियामेंट में 5 साल से ज्यादा सर्व कर लिया हो, उसे पर मंथ के बेसिस पर 1,500 रुपए का एडिशनल पेंशन अमाउंट 5 साल के ऊपर सर्व किए गए हर एक साल के लिए मिलता है। खास बात यह है कि पेंशन हर एमपी को मिलती है, चाहे उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया हो या नहीं किया हो, या फिर चाहे वो सिर्फ एक दिन के लिए ही एमपी क्यों ना रहा हो, उसे भी जीवन भर पेंशन देने का प्रोविजन है। इसके साथ ही किसी भी रिटायर्ड एमपी की मृत्यु के बाद उनके स्पाउस को पेंशन मिलना जारी रहता है। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी एक एमपी को ट्रैवल अलाउंस मिलता रहता है। इसके तहत इंडियन रेलवेज के AC1 कोच में वो कभी भी फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही अगर वो किसी के साथ हैं तो वो एक इंसान को अपने साथ स्लीपर क्लास 2 में फ्री में ट्रैवल करा सकते हैं। हेल्थ फैसिलिटी की बात करें तो एमपीज को रिटायर होने के बाद भी सेम हेल्थ फैसिलिटीज मिलती रहती हैं जो उन्हें उनके टेन्योर के दौरान मिल रही थी। इसके साथ ही कोई भी एमपी जब रिटायर होता है तो वो उस घर में 1 महीने तक रह सकता है जिसका सरकार द्वारा उसे अलॉटमेंट किया गया है। इसके अलावा अगर कॉलिंग फैसिलिटी की बात करें तो सांसद को सरकार की ओर से दिया गया MTNL कनेक्शन टेन्योर खत्म होने के अगले दिन ही डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही इस कनेक्शन को कंटिन्यू भी रखा जा सकता है। बता दें कि आज के समय में लोकसभा में 3,580 रिटायर्ड एमपीज हैं जो पेंशन ले रहे हैं। 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक देश में जहां पूर्व एमपीज की पेंशन पर हर महीने 58 करोड़ रुपीस खर्च हो रहे थे, वहीं 2018-19 में यह आंकड़ा बढ़कर 70.50 करोड़ रुपीस हो गया। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हर इलेक्शन के साथ गरीबी हटाओ का नारा सुनाई देता है। चुनावी मौसम में नेता गरीबों के साथ खाना खाते नजर आते हैं। उनके साथ फोटो क्लिक करने और गले लगने में भी पीछे नहीं रहते, लेकिन वो आज तक इस गरीबी को खत्म नहीं कर पाए। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने रिसर्च किया तो पाया कि साल 2019 तक चुने गए एमपीज की इनकम आम जनता से करीब 1400 गुना ज्यादा है। वहीं अगर हम स्टेट वाइज कंपैरिजन करें तो पाएंगे कि आम जनता और एमपीज में सबसे ज्यादा डिफरेंस आंध्र प्रदेश में है, जहां आंध्र प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 96,374 रुपीस है, वहीं एमपीज की पर कैपिटा इनकम 50 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के एमपीज को वहां की जनता से 5200 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, जहां एमपीज की इनकम जनता की इनकम से 4,964 गुना ज्यादा है। बिहार, पंजाब, कर्नाटका, झारखंड, असम और तमिलनाडु ये सब इस लिस्ट के टॉप 10 में शामिल हैं। ये तो वो लिस्ट थी जहां सबसे ज्यादा अंतर है। लेकिन अगर बात करें सबसे कम अंतर वाले राज्य की तो वो है सिक्किम। यहां एक एमपी की इनकम स्टेट की पर कैपिटा इनकम से 0.32 गुना ही ज्यादा है। वहीं आपको यह भी जान लेना चाहिए कि एमपीज में सबसे ज्यादा अमीर जया बच्चन जी हैं। इस तरह दोस्तों, भारत के गरीब लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले ज्यादातर एमपीज आज अमीर हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में ये रिप्रेजेंटेटिव्स गरीब जनता के दुख दर्द को समझते हैं, या अपनी ही वेल्थ को बढ़ाने के लिए जनता से गरीबी दूर करने के नाम पर इमोशनल अपील करके हर बार वोट ले लिया जाता है? आपको क्या लगता है कि एमपीज को मिलने वाली सैलरीज, अलाउंसेस और पेंशन्स कहां तक जायज हैं? अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। स्टडी IQ IAS,
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।